हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषय विज्ञान पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? विषय विज्ञान का देखने वाले हम लोग मॉडल पेपर। क्या देखेंगे? मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषय निष्ठ जो सब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर है उसका हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। और मॉडल पेपर क्या है? 2022-23 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था सेट 1 का हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल पेपर है ना, जो अब की बार जो एग्जाम होने वाला है, जो फरवरी में जो एग्जाम होगा साइंस का, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा सब्जेक्टिव और 30 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। नहीं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो अपलोड कर दिया, आप देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर का आंसर आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबक के क्षेत्र के, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण को लिखना है। क्या लिखना है? किसी दो गुण को। देखो, इतना सारा क्वेश्चन है, ये सब क्या है? क्वेश्चन है। इसका आंसर बताने का प्रयास किए बिल्कुल आसान शब्दों में। अलग पीडीएफ में उसका पीडीएफ बनाए हुए हैं। चलो उस पीडीएफ में चलते हैं। और एक बात, यदि मैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन कर चलते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मेहनत से बनाए हुए हैं पीडीएफ का। खुद बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का, बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। चलो उसके चलते हैं पीडीएफ, नेक्स्ट पीडीएफ के चलते, जो कि जिसमें हम लोग आंसर लिखे हुए हैं उसका हम लोग देखने वाले हैं पीडीएफ। तो देखो, आ ही गया वो पीडीएफ जो हम लोग बनाए हुए थे। बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं। तो चलो क्वेश्चन कर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यही था ना कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण को लिखना है। तो यही पीडीएफ का क्वेश्चन आंसर है। तो इसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। इसका सही से हम लोग आंसर भी बताएंगे, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। बिल्कुल अपने से लिखे हुए हैं, बिल्कुल आसान से। देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण को लिखना है। कौन सा गुण लिखना है? दो को। लेकिन दो को ज़्यादा लिख दें, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको किसी भी गुण को लिख सकते हो, जो आपको याद रहेगा, जो आसान है उसको आप याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में लिख देना दो गुण। यहाँ पर दो गुण का पहले हम यहाँ पर चार गुण दे दिए। कितना गुण दे दिए? चार, पाँच गुण दे दिए। देखो, पाँच गुण को दर्शा दिए हैं। तो दो गुण पूछा तो क्या चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा जानना बहुत जरूरी है। देखो, और एक बात, यदि मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक बात, किसी भी जो बच्चा टॉपर करता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है ना? टॉपर करने का मुख्य लक्ष्य यही होता है, उसका चरित्र कैसा होता है ना। एक बात रखिए कि जो टॉपर करना है, पिछले साल का कम से कम 3 साल का पेपर, कम से कम 3 साल का पेपर को अच्छा से रगड़ लीजिएगा। 3 साल का पेपर, पिछले का जो 3 साल का पेपर रगड़ लिया, समझो कि वो टॉपर एकदम बनेगा, मेरा गारंटी है। आज जो सोचेगा कि एक ही बार पढ़ लेंगे, जो आएगा उसको ऐसा से मत करना। ऐसा में क्या होगा? सिर्फ पास हो सकोगे। क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हो, है ना। यदि टॉपर बनना है तो क्या करेंगे? पहले 3 साल का पीछे तक का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर सबका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये भी वीडियो क्या है, 2022-23 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। इसका देखने वाले क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा? आपको बनाने का अनुभव हो जाएगा, किस एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखो, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबक के क्षेत्र किन्हीं दो रेखा का नाम लिखना है। किसी दो गुण को नाम लिख रहे हैं, हम 5 गुण को दर्शा दिए। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला में दिया हुआ है किसी चुंबक के क्षेत्र में, देखो क्या बोल, किसी चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र रेखा क्या होती है? सतत वक्र होती है, सतत बंद वक्र होती है। मतलब जैसे चुंबक है ये वाला क्या, जितना रेखा सब क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। इस तरह वक्र होता है ना, सीधा नहीं होता है, वक्र होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। क्या होता है? ध्रुवों के सामने क्या होता है? रेखाएं पूरा घनी होती है, इस तरह से निकलता है ना, इस तरह से पूरा क्या होती है? पूरा घनी होती है। परंतु जो उनकी दूरी, जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है, ध्रुवों से बढ़ती जाती है, तो उसका घनत्व क्या होता है? घटते जाता है। जैसे हमारा ये बड़ा क्या? चुंबक। जैसे ध्रुव से जितना दूरी बढ़ते जाएगा रेखा, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और क्या हो जाएगा? उसकी दूरी से बढ़ता है, उसका घनत्व कम होते जाता है। कम क्या होता है? कम होता है। उसका घनत्व क्या होता है? कम होते जाता है। तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कोई मान के चलो चुंबक है, जैसे रेखाएं जब जाता है तो क्या करता है? एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, और जैसे दूर और दूर जाते जाएगा, इस तरह जाते रहता है ना, दूर जाते रहता है। मैंने कभी भी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिसे जाते हैं आगे। चौथा पॉइंट क्या दिया कि चुंबक के क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है। क्या होती है? परिणाम दिशा दोनों होती है। पांचवा पॉइंट में क्या लिखना है? जहाँ चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, वहीं चुंबक के क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अर्थात दूसरा शब्द में क्या बोल सकते हैं? चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबक के क्षेत्र का प्रबल होता है। क्या होता है? चुंबक के क्षेत्र के बहुत निकट क्या होता है? चुंबक क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? सेकंड में क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड नंबर में कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण खींचना है। आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पर रखा हो? वक्रता केंद्र पर रखा हो। देखो, अवतल दर्पण, ये लोग क्या है? मेरा अवतल दर्पण है। और कहाँ रखेंगे वस्तु को? हम रखना है वस्तु को यहाँ से बीच में क्या होता है? पी होता है, यहाँ पर एफ होता है, और यहाँ पर क्या होता है? सी। तो हमको उसी को सी को बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यहीं पर हमको वस्तु को रखना है और अच्छा से कार्य किरण
बना रहे, खींचना है और हमको दर्शाना है कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। चलो इसका आंसर देखो यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसका आंसर देखो यहाँ पर, जैसे मेरा ये वाला क्या है, अवतल दर्पण, ये वाला मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। और ये वाला क्या है, एक मेरा क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर क्या है मेरा एफ है, और यहाँ पर क्या है मेरा वक्रता केंद्र है ना, इसको बोलते हैं सी। देखो यहाँ पर इस वस्तु रखा हुआ है, पर मेरे कहाँ है, वस्तु रखा हुआ है। अब इधर से कोई किरण आया, कहाँ पर पास, जब कोई किरण मुख्य के समांतर तो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। क्या करती है, फोकस से पास करती है। ये वाला किरण आया, इधर से चला गया है ना, और ये वाला हो गया। देखो आरेख किरण आया हुआ है, और ये किरण कहाँ से आया, इस तरह से आया और यहाँ से चला गया, इस तरह से आया और कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब देखो दोनों किरण कहाँ आके कटा, देखो ये वाला किरण इधर से आया और ये वाला किरण इधर से गया। ये वाला कहाँ आया कि देखो यहाँ पर कट गया, कहाँ कटा, यहाँ पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। देखो इसका मुड़ी ऊपर था, नीचे हो गया, उल्टा बन गया। तो इसको आपको कॉपी में दर्शा देना है, बस आपको इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी देना है। किसे कहते हैं उसका उभयधर्मी, तो इसका आंसर लिखेगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब ऐसा धातु ऑक्साइड खोजना है जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। किसके, ऐसा ऑक्साइड खोजो जो अम्ल एवं क्षारक के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे ऐसा कौन सा ऑक्साइड है, Na2O, क्या है, Na2O, Al2O3, सब क्या होगा, देखो Na2O, यहाँ पर जो दिया हुआ है Al2O3, जिसको बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। देखो ये अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करा, इसको हम लोग अम्ल भी करा सकते हैं, क्षारक भी साथ करा सकते हैं। इसका इसी को बोलते हैं हम लोग। इसको आंसर किसे लिखना है कि वो देखो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। लिख देना है एग्जाम्पल में, क्या लिखना है एग्जाम्पल में, देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया Na2O जो अम्ल से अभिक्रिया किया तो कह रहा है Na2NaCl बनाया, फिर क्या बनाया H2O मैंने जल बनाया, लवण तथा जल का निर्माण किया। इस तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है Al2O3 किस साथ अभिक्रिया, क्षारक साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया NaAlO2 बनाया, क्या बनाया AlO2 प्लस क्या बनाया, जल बनाया है ना, लवण तथा जल बनाया कि उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सिंपल सा उसी लॉजिक से लिख देना है, आपको कुछ डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पर 4 में क्वेश्चन क्या बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसमें 18 समूह होता है, 7 आवर्त होते हैं ना, इसी को लिख देना है पॉइंट बाय पॉइंट कि आखिर क्या है ये। तो उत्तर क्या लिखना, पहला पॉइंट लिखेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार मानकर बनाया गया है। क्या करना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें क्या किया गया है ना, परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, इसमें 18 समूह, इसमें कितना समूह रखा गया, 18 समूह और 6 आवर्त रखा गया, 18 समूह और 6 आवर्त, 18 समूह और 6 आवर्त को रखा गया, इस रूप में रखा गया है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 18 समूह एवं 7 आवर्त होते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है कि इसमें अक्रिय गैसों को 18 समूह रखा गया है। इसमें क्या किया गया है, आवर्त सारणी में क्या किया गया है, अक्रिय गैसों क्या किया गया है, 18 समूह में रखा गया है। पांचवा पॉइंट क्या दिया कि यह आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप है। क्या, ये आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप है, बड़ा सा रूप है ना। मेंडलीव का जो था वो छोटा सा रूप था, क्या था, छोटा सा रूप था। ये वाला क्या है, बड़ा सा रूप है। आवर्त सारणी क्या है, एक बड़ा सा रूप है किसका, आवर्त सारणी का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पीत रस का क्या कार्य। देखो पीत रस का क्या कार्य होता है, देखो पीत का क्या कार्य है उसी को लिखना है। पीत का क्या काम होता है, माध्यम को क्षारीय बनाना। दूसरा काम लिख देना है कि बीमारियों कारक जीवों को नष्ट करना, ये क्या होता है, पीत का काम होता है। आपसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। मतलब खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला मतलब जो एक दूसरे के जीव से निर्भर करता है। इसको एक कोई जीव दिया हुआ है, ये जीव इसके निर्भर से रह रहा है, ये भी जीव इसके जीव निर्भर से रह रहा है, मतलब दूसरे जीव खाते खाते रह रहा है ना, उसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। सिंपल सा लॉजिक, इसका आंसर किससे लिखना है कि एक जीव द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना, उसी को बोलते हैं हम लोग आहार श्रृंखला या तो खाद्य श्रृंखला। हम लोग बोल सकते हैं इसको आहार श्रृंखला भी बोलो, या तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोल सकते हैं, खाद्य श्रृंखला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाता है, उसे बोलते हैं दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना, क्या कहते हैं, उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जिसे दिया हुआ है कि घास की, देखो घास जो है ये क्या है, एक जीव है, घास भी एक जीव प्रकार का एक जीव जंतु है। अब इस घास को कौन खा रहा है, हिरण किस पर निर्भर है, घास पर निर्भर। घास है तो हिरण कहाँ से रहेगा, और यदि हिरण है तो बाघ कहाँ से रहेगा, बता, हिरण है तो बाघ कहाँ से रहेगा।
इस तरह से जो एक जीव के द्वारा दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला या तो फिर आहार श्रृंखला भी बोलते हैं। इसको और एक नाम क्या है, आहार श्रृंखला। तो एक जीव द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। जैसे कि बाघ, हिरन, जैसे घास, हिरन, बाघ, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियां को लिखे। देखो हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, राइजोपस में कौन सा जनन होता है, इसको लिख देना। देखो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है। राई क्या होता है, राइपो क्या बोल, राइजोपस में क्या होता है, जीवाणु गठन होता है। देखो ये जो दोनों जो है ये अलिंगी जनन में आता है, दोनों क्या होता है, अलिंगी जनन में आता है ना। मुकुलन भी क्या है, अलिंगी जनन है। बीजाणु गठन क्या है, भी अलिंगी जनन है। इसमें सब दोनों शामिल अलिंगी जनन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 8 नंबर में, क्या दिया, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2-3 क्वेश्चन घुसा दे इसी में। एक क्वेश्चन में देखो 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर से जितना है लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला है। वहाँ पर 7 नंबर तक 2 नंबरिया क्वेश्चन है ना। देखो 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से क्या कारण है। देखो इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर लिख रहे। तो इसका आंसर लिखने वाले हैं उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। वह दृष्टि दोष जिसमें देखो वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति सामने रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, देखो निकट दृष्टि जिसका हुआ है वो समझ जाना, सामने रखी वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इसमें उल्टा होता है ना, जो दोष हुआ है उसी वस्तु को देख पाएगा। जैसे इसका क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, सामने रखी वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण क्या है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु जो है अनंत पर न होकर नेत्र के सामने आ जाता है। इसी कारण क्या होता है, इसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसको सही कैसे करते हैं, कौन सा लेंस के द्वारा सही किया जाता है, निवारण किससे करते हैं इसका, नहीं इस प्रकार के दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा सही किया जाता है। याद रखना कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। जैसे पूछेगा दीर्घ दृष्टि दोष किसे सही करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा सही किया जाता है, तो उसका हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस द्वारा उसको सही करते हैं तो इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई भी मतलब देखो 7 सेंटीमीटर मतलब वस्तु का ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। वस्तु कोई वस्तु है जिसका लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। वही दिया वस्तु का साइज दिया हुआ, साइज मतलब क्या, ऊंचाई हुआ 7 सेंटीमीटर। क्या दिया, उसका साइज दिया हुआ है ना। फिर दिया हुआ कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा। कोई बीम को कितना दूरी पर, फोकस दूरी मतलब एफ कितना दूरी पर रखा गया, 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते आगे क्या बोला है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, प्रकृति पता करना है तथा साइज ज्ञात करना है। 3 चीज निकालना है। देखो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति इसी को बोलेंगे। जो दर्पण है, दर्पण से कितना दूरी पर बन रहा है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है, वास्तविक ना आभासी ना कैसा बन रहा है। और साइज मतलब क्या, मतलब कितना बड़ा ना छोटा बन रहा है, छोटा ना बड़ा बन रहा है, उसी को बोलते हैं साइज। तो देखो इसको बनाते हैं किस तरह इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर देखो जो दिया इसको लिख, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी लिखोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो क्या होते हैं, पर इसको जो दिया इसको लिख लो पहले, उत्तर क्या हो जाएगा। देखो क्या क्या दिया, 7 सेंटीमीटर क्या दिया, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ, लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई यानी कि जिसको सूचित करते हैं एच से। क्या सूचित करते हैं, एच से। देखो वस्तु की ऊंचाई मेरा यानी एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी कि एफ मेरा दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी कितना दिया यानी कि यू बराबर 27 सेंटीमीटर। याद रखना पहली बात, कोई भी लेंस हो या दर्पण हो, कोई भी लेंस या दर्पण कुछ भी हो, याद रखना वस्तु दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं। क्यों रखते हैं माइनस में हमेशा, क्योंकि देखो कोई भी दर्पण होता है वस्तु के हम लोग पीछे ही रखते हैं, दर्पण के प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं, दर्पण के पीछे ही रखते खड़ा करते हैं। इसलिए हमेशा यू का मान हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है, माइनस में होता है। वस्तु की दूरी को हमेशा यानी यू बराबर हमेशा कोई भी दिया रहेगा उसको माइनस में लिख देना है। देखो यहाँ पर दिया माइनस नहीं दिया, खाली 27, इसको अपने से माइनस में लिखना बहुत ही, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए जब भी वस्तु दूरी को लिखोगे उसको पहले माइनस में लगा देना, उसमें क्या करना, बाहर में माइनस दे देना। क्या देना, माइनस दे देना, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई भी, यानी कि वस्तु की ऊंचाई मेरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है किसी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए हम ये देखो, यदि यहाँ पर रहता है उत्तल दर्पण ना, यदि यहाँ रहता है उत्तल दर्पण तो इसको भी माइनस कर देते, फोकस दूरी को भी माइनस करते, -18 लिखते। काहे, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या कैसा होता है, प्लस में होता है। कैसा होता है, प्लस में। इसलिए हमने प्लस में दे दिया। देखो यहाँ पर प्लस में है कि नहीं, छुपा हुआ है प्लस। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना दिया, 18, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ 7, और सरफेस में क्या 27 जो दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है। हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मैंने भी निकालना है। मैंने प्रतिबिंब की देखो यहाँ पर लिख दिया नीचे क्या क्या लिखा, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यानी कि भी बराबर वाट निकालना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालने को, बस प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, भी बराबर कितना दूरी पर बनेगा वस्तु। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बने कितना ऊंचा बनेगा वस्तु, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो एक सूत्र होता है दर्पण सूत्र से, क्या होता है फार्मूला, दर्पण सूत्र से क्या फार्मूला होता है, देखो दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये वाला फार्मूला होता है ना, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में फार्मूला लिखा हो, इसको याद कर लीजिएगा। चलो अब यहाँ से हमको बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पर बनाए हुए हैं बोर्ड में, थोड़ा फिर इसको बना के दिखा दीजिए। कॉपी को मोबाइल में तो टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मोबाइल से बोर्ड में टाइपिंग करके बोर्ड में बता के इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ खपा दिए, बैठा दिए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1/v दिया, प्लस देखो 1/u था, तो ई का वैल्यू कितना 27 -27 हम बैठा दिए। देखो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ यू तहाँ भी का। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर यू और जहाँ एफ इस सब का जो मान दिया उसको बैठा देना। देखो यहाँ पर यू कितना दिया था, देखो यू मेरा दिया था मैंने 27 और एफ दिया था मेरा 18, उसका मान बैठा दो, बस आंसर आ जाएगा। देखना अभी बस खाली कुछ नहीं करना, मान बैठाते जाना। देखो 1/v का तो मान नहीं दिया इसलिए छोड़ दिए, यू का मान जो मैंने 27 दिया था बैठा दिए, 18 बैठा दिए। देखो यहाँ पर क्या करेंगे अब, हल्का से चेंज कर। देखो यहाँ पर प्लस और प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना था, प्लस माइनस माइनस, माइनस लिख दिए। 1/v माइनस 1/27 बराबर 1/18 हो गया। अब क्या करेंगे ना, 1/v बराबर क्या करेंगे 1/18। अब जो यहाँ पर जो माइनस में उसको इधर ले जाओ, क्या प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस कर दिए है ना। अब इसको भिन्न जो जानबेगा, इसको भिन्न जो बनाओ, इसका आंसर लाओ। इसका आंसर दोनों का आंसर कितना आएगा, 54 आया। इसको भी देखो भिन्न जो में कितना है, भिन्न देखो इसको भिन्न जो बनाते कितना आया, इसको भिन्न जो करने के बाद इतना आया, कितना 1/v बराबर 5/54 आया। तो देखो भी को ऊपर ले जाओ, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, पलटा करेंगे तो देखो इसको भी को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको 54 ऊपर चलेगा, 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आ गया। देखो कर दिए। अब इसको भागा देने पर कितना आया, 10.8 सेंटीमीटर आया। यानी कि जो दर्पण से जो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब तो कितना दूरी पर बनेगा, 10 पॉइंट, यानी कि 10.8 पे बनेगा। कितना बनेगा, 10.8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु बनेगा। कितना पर, इतना दूरी पर। और एक चीज निकालना कि कितना ऊंचाई पर बनेगा, तो फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है, -v/u। क्या होता है, -v/u। तो देखो यहाँ पर m बराबर क्या होता है, आवर्धन जिसको बोलते हैं ना, m क्या, m बराबर क्या होता है, -v/u। तो देखो माइनस में देखो v का मान कितना अभी निकाल, देखो v का मान अभी निकाले थे, कितना आया था 54/8। देखो v का मान आया 54/8। देखो जब भी m का जब भी m का फार्मूला लगा देंगे तो v का मान हमेशा कभी पॉइंट वाला को मत रखना, किसको रखना है, बट्टा वाला को रखना। इससे क्या होता है, एक्चुअल मान होता है ना, इसको रखें। देखो v मेरा कितना है 54/8 बैठा दिए, ये माइनस पर ऐसे माइनस लगा दिए यहाँ पर। और यू का मान कितना है, -27, तो -27 लगा दें, इसको माइनस कट गया, माइनस कट गया, तो बचा क्या 54/5/27 है ना। तो देखो यहाँ पर लिखें, अब 54 को 27, देखो 54, देखो यहाँ पर 54 था, 54 को लिख दें ऊपर में, अब 5 और 27 को नीचे लिख दिए, गुना कर दिए है ना। इसे गुना होगा कि नहीं, इसका सोल्यूशन करना आपको जानना ही होगा। देखो इसका 27 दूना 54 कट गया, तो नीचे कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 5, तो m कितना आ गया 2/5। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, यानी m का वैल्यू कितना निकला 0.4। और एक m का बराबर फार्मूला होता है h डैश बट्टा h होता है, और एक फार्मूला क्या होता है h डैश बाय, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं फार्मूला। और एक फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है, क्या होता है h डैश बट्टा में h। यहाँ h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो बस मान बैठा दे, m का वैल्यू कितना निकला 0.4 निकल गया, बैठा दिए 0.4 बराबर h डैश तो मेरा निकालना है, इसलिए वही वाला h डैश में तो क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, इसे छोड़ती है। h का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ था, h का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे, देखिए देखो यहाँ पर h का मान दिया हुआ, देखो यहाँ पर h का मान कितना दिया हुआ 7 में दिया होगा नहीं, तो इसी h को मान को 7 में बैठा दो, नीचे क्या करेंगे h का मान बैठा देंगे। देखो h का मान 7 बैठा दिए। अब को जानबे करते हैं, गुना गुना कर दो, इसको गुना करो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बराबर हो जाएगा, h डैश बराबर इसको गुना कर दो दोनों को, कितना 7 चौका 28 हो जाएगा। देखो 2.8 सेंटीमीटर आएगा। देखो यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचा बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा 2.8 सेंटीमीटर बनेगा। देखो पहले कितना था, मेरा वस्तु का ऊंचाई था 7 सेंटीमीटर, कितना था 7 सेंटीमीटर बना, उतना था पहले। अब जब उसको प्रतिबिंब बनाए तो कितना छोटा बना ना 2.8 सेंटीमीटर बना, मतलब वस्तु से बड़ा छोटा बना, छोटा बना, क्या बना, छोटा बना। इसको नीचे साफ साफ लिख देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मेरा एच डैश कितना निकला 2.8 निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी कितना निकला 10.8 निकल गया। अब प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, तथा वस्तु का छोटा ना बड़ा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। ये सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सब्जेक्टिव इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हल्का वीडियो हो जाए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत आसान शब्द बताने का प्रयास किए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 नंबर में कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है।
कैसे उदाहरण से समझाइए। देखो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों है, उल्टा क्यों है? क्योंकि देखो संयोजन में क्या होता है, जुड़ता है, और वियोजन में क्या होता है, टूटता है। सिंपल सा लॉजिक यही है। देखो संयोजन मतलब जुड़ के बनता है, वियोजन मतलब टूट के बनता है, सिंपल सा। देखो संयोजन अभिक्रिया लिख के दे देना है, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। क्या कहता है, दो या दो से अधिक उत्पाद जब जुड़ेगा आपस में तो क्या बनाएगा, एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपने दूसरा लिख देना वियोजन अभिक्रिया, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल, यहाँ लिख देना एकल, थोड़ा टाइपिंग एकल लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, एकल उत्पाद, क्या लिखें, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, इसको यहाँ उत्पाद कर दीजिएगा, उत्पादन नहीं, उत्पाद का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल कर दीजिएगा, इसको एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद कर दीजिएगा, यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर एक एकल उत्पाद था, यहाँ पर एकल अभिकारक क्या कहता है, टूटता है। देखो H2O क्या था, एक अकेले था, ये टूट के क्या बनाया, अलग अलग बनाया, H2 बनाया प्लस O2 बनाया, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, वियोजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, गलत जाएगा। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, फिर उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूरी किया, उसको लिखना था। देखो मेंडलीव की क्या कमियां थे, तो क्या कमी थी उसको देखो लिखने वाले। उत्तर क्या हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बिना किसी उचित कारण के बड़े परमाणु भार वाले तत्वों को छोटे परमाणु भार वाले तत्वों के से पहले रख दी। इसमें क्या क्या गलती क्या था, जिसका द्रव्यमान संख्या अधिक है उसको जहां मन तहां बैठा दिया, जहां मन तहां मतलब अलग जगह एक साथ सीरियल से नहीं बैठाया, जिसका मतलब ये 10 के पहले रख दिया, फिर 2 के जगह बाद में रख दिया, फिर 20 के जगह पहले, इस तरह से मतलब उल्टा पुल्टा बैठा दिया था। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बिना किसी उचित कारण के बड़े परमाणु भार वाले तत्वों को छोटे परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा था, कहाँ रखा गया था। लेकिन आधुनिक वैसा नहीं हुआ, जब नया बनाया सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी तो ऐसा नहीं किया, उसको सही से रखाया, सही से क्रम से सजाया गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में सभी को बढ़ते क्रम मतलब क्या, छोटा से धीरे बड़ा 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 करते गया ना। जिसका परमाणु संख्या कम उसको नीचे रखा, जिसका द्रव्यमान संख्या कम उसको नीचे रखा, जिसका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा उसको धीरे ऊपर करते गया ना। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में परमाणु क्रमांक और भार के साथ व्यवस्थित के रूप में सजाया गया था ना। इसी को बोलते हैं मेंडलीव आवर्त की कमियां थी, उसको सुधारा गया। कैसे, इससे सुधारा गया था। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या, देखो कार्बन के अधिक यौगिक, देखो C2H6 इसका अधिक कैसे होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला क्या करता है, हर एक तत्वों से अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या करता है, साझा करता है। देखो क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं। क्या होते हैं, यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक है ना, इसलिए बोलते हैं कार्बनिक अधिक क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, ये दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखना है। क्या दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए किसे कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़ी ईजी आंसर हो जाएगा कि जब बायां नीलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से विपरीत क्रिया किया जाता है। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है। कितना, 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार बी ऑक्सीजनित रक्त के रूप में। इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 14 नंबर में कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से कि सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से और से सौर विकिरण सीधे क्या बोला कि सीधे डीसी करंट में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 15 नंबर में, 15 का एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर लिखना है। फिर बी में क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 11 ओम होगा और 1 ओम होगा। बताना किस प्रकार से संयोजित करेंगे, किसको पहला जो है किस प्रकार संयोजित करेंगे कि पहला में इसका आंसर 11 ओम आएगा, दूसरा में 1 ओम आएगा। किस प्रकार से जोड़ेंगे इसको, 11 ओम और 1 ओम आएगा। देखो पहला आंसर बनेगा, ए का पहले आंसर लिखेंगे, उत्तर ए का उत्तर आंसर। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क में उसके चालक की लंबाई पर, दूसरा ख में उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ग में पदार्थ की प्रकृति पर। इसका आंसर क्या है, ए का आंसर ए का आंसर है। किसका है, ए का। अब देखने वाले हैं बी का आंसर क्या होगा। बी का पहला नंबर, बी का पहला आंसर देखेंगे। देखो प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस प्रकार तीनों को जोड़ेंगे कि 11 ओम आएगा। किस क्रम में जोड़ेंगे, 11 ओम आएगा। याद रखना क्रम 2 प्रकार का होता है। देखो इसका आंसर लिखने वाले, पहला बी का पहला आंसर
बी का पहला आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आएगा, 11 ओम आएगा। देखो श्रेणी क्रम होता है फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, आर एस बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R, नहीं सॉरी क्या फार्मूला आता है श्रेणी क्रम का, सॉरी एक मिनट, आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जो पहले वाले तो समांतर क्रम बोलते हैं, जो R बट्टा होता है। तो श्रेणी क्रम का मतलब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आर एस बराबर क्या होता है, आर एस बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना है, 11। देखो यहाँ पर R1 कितना है 2 लिख दिए, R2 कितना है 3 है, R3 कितना है 6 है, जोड़ने पर कितना है 11। यानी कि पहला आंसर जो होगा कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मेरा कितना ओम आएगा, 11 ओम आएगा, है ना। अब देखो दूसरा में क्या दिया, दूसरा में कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरा कितना आएगा, 1 ओम आएगा। देखो पर इसको बनाते 1 ओम आएगा, देखना अभी इसको थोड़ा भूल गए, इसको बनाने के लिए देखो इसको बना देते हैं यहाँ पर मोबाइल में, इसको बना लीजिएगा। देखो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R1, क्या होता है 1/R1 बराबर लिख देना यहाँ पर, बराबर क्या होगा, एक मिनट, फार्मूला क्या होता है 1/R1 बराबर, एक मिनट, देखो समांतर क्रम फार्मूला होता है 1RS, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, क्या बोलते हैं पैरेलल, 1RP होता है, बराबर क्या होगा 1/R1 जोड़ 1/R2 हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, यानी RP बराबर 1/RP बराबर होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ा 1/R3। अब जोड़ेंगे, देखो R1 मेरा 2 दिया, R2 दिया हुआ है 3, R3 कितना दिया 6 दिया हुआ है। देखो जोड़ेंगे किस तरह से, 1/RP फार्मूला होता है बराबर 1/R1, R1 कितना दिया है 2 प्लस 1/R2 कितना दिया हुआ है 3, 1/R3 कितना दिया हुआ है 6। अब इसका भिन्न जो बना तो कितना आएगा, भिन्न जो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, तो लिखेंगे 1/RP बराबर जोड़ो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो लिखेंगे 1 इंटू नीचे 2 था तो 2 लिखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू फिर कितना है 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 एकम 6 होगा कि नहीं। अब 3 एकम 3 प्लस 1 दूना 2 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। बट्टा में क्या लिखना है, कितना 6 लिखेंगे ना। देखो 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/6 जो काटेंगे तो कितना आएगा, 1 ओम, कितना होगा 1 ओम हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो कितना आंसर आएगा 1 ओम आएगा। कितना आंसर आएगा 1 ओम, है ना। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया है कि डायनेमो क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है 16 नंबर में कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बोला कि अगला क्वेश्चन फिर पूछ दिया कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। देखो डायनेमो को हम लोग बोलते हैं जनित्र, क्या बोलते हैं जनित्र, क्या बोलते हैं जनित्र का इंग्लिश वर्ड है डायनेमो, है ना। देखो उत्तर क्या हो जाएगा, डायनेमो क्या है, जनित्र किसको बोलेंगे, जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये इसका काम क्या है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं डायनेमो यानी कि जनित्र बोलते हैं। और जो उल्टा, जो उसका उल्टा होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है उसको बोलते हैं मोटर, क्या बोलते हैं, जो मोटर, जिसमें देखो मोटर में क्या होता है ना, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और डायनेमो का काम क्या है कि विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करना, उसको बोलते हैं हम लोग जनित्र। और मोटर क्या काम है, मोटर को बोलते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना, हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग जनित्र, क्या बोलते हैं डायनेमो। तो इसका काम क्या है कि जनित्र क्या है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब किसी को, देखो क्वेश्चन फिर पूछा, यह किस सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो किसके सिद्धांत पर काम कार्य करता है, तो उसको लिखिएगा। इसको क्या करना है कि जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, इसके बीच कार्य करता है। फिर और क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करना है, मतलब उसको चित्र भी छापना है। देखो चित्र छापना, देखो इसको क्या है चित्र है, देखो ये वाला क्या है, देखो ये वाला इसकी क्या है चुंबक है, देखो यहाँ पर ये वाला किसको, इसको बोलते हैं आर्मेचर, क्या बोलते हैं आर्मेचर। देखो ये वाला क्या है रिंग है, दोनों क्या है R1 R2 क्या है रिंग, और ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर R1 और 2 का आखिर दिख रहा है, सब ये वाला दिख रहा है यहाँ पर जो काला काला दिख रहा है उसको बोलते हैं लोग कार्बन ब्रूस, क्या बोलते हैं कार्बन ब्रूस। इसका काम क्या, देखो इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, क्या बोलते हैं यांत्रिक, उसको बोलते हैं जनित्र। अब देखो यहाँ क्वेश्चन जो दिया है 17 नंबर में, 17 में क्या दिया हुआ है, 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना, क्या करना है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर देगा। यहाँ पर देखो संतुलित कर दिए हैं, देखो यहाँ पर संतुलित मतलब जो दोनों साइड बराबर करना है। देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या करना है, दोनों साइड में बराबर करना है। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला में यानी ए में Na2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाया NH3। देखो यहाँ पर संतुलित चेक करो संतुलित है कि नहीं। देखो यहाँ पर Na कितना इस साइड में 2 गो, यहाँ 2 गो है
नहीं है। यहाँ पर कितना है, नहीं है 2 है ना। 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर Na2 नहीं देना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन गलती क्या हुआ है, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पर ए को हटा देना है, यहाँ पर टाइपिंग कर दिए गलत। यहाँ पर होगा N2, क्या लिखना है, N2 + H2 मिलकर क्या बनाया, NH3, क्या बनाया, NH3। इसको लिए ए को हटा देना, यहाँ पर जो ए दिया हुआ ए को हटा कर लिख देना है ना। देखो इसको संतुलित किस तरह करना है, देखो n यहाँ 2 है, यहाँ पर S 2, यहाँ पर n 1 है, इधर S 3, संतुलित कैसे करेंगे, देखो संतुलित कर दिए यहाँ पर कि n इधर 2 है, देखो इधर भी 2 हो गया, देखो यहाँ पर 2 लगा दिए साइड में। जब भी लगाइएगा साइड में, इसको साइड हमेशा लेफ्ट साइड में लगाते हैं, हमेशा बाहर में लगाते हैं। देखो n इधर 2 हो गया, यहाँ पर देखो N2 है, हाँ 2 है। यहाँ पर H कितना है, देखो 6 हो गया, देखो यहाँ पर भी 6 हो गया। किससे 6 को, देखो यहाँ पर 3 और यहाँ 2, 6 होगा कि नहीं, 3 दूना 6। तो यहाँ पर देख के लिख लीजिएगा, संतुलित कर चुके हैं यहाँ पर। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब लिख दिए हैं यहाँ पर, है ना। इसका सही आंसर क्या, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 18 नंबर में, 18 में दिया हुआ कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। देखो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका चित्र बनाना, उसका पहले नाम भी लिखा है, इसका पहले आपको लिख लीजिएगा। देखो यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, इसको चित्र देखो यहाँ पर, ये वाला क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। देखो चित्र भी देखो मानव पाचन तंत्र का चित्र है, देखो बड़ी आंत, रामाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, गुदा, सब यहाँ पर दिया हुआ है। मुख, गुहा, ये वाला क्या है, सब मानव पाचन तंत्र। देखो यहाँ पर लिखा है मानव पाचन तंत्र, है ना। उसका नाम भी लिखा हुआ है, सब देखो साइड में सब नाम भी लिखा हुआ है, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा, इसका सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 में, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है कि मानव के बच्चों में लिंग निर्धारित का समझाए। देखो मानव में जो होता है, मानव के बच्चों, जो मानव जब बच्चा पैदा करता है, जब मानव से जो बच्चा पैदा होता है, तो बताना कौन सा, किससे पता चलता है कि लड़का होगा लड़की होगा, उससे बोलते हैं लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मनुष्यों में स्त्री में, देखो स्त्री में जो लड़की सब होता है, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। लड़की में क्या होते हैं, यानी महिला में क्या होते हैं, XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में क्या होते हैं, XY गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जब किससे पता चलता है कि लड़का होगा लड़की हो, जब स्त्री का X, जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल जाता है। देखो यहाँ पर जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र यदि दोनों मिल जाता है, इसको बोलते हैं, यहाँ समझ जाएगा, उसको लड़की होने वाला है। क्या बोलते हैं, उसको लड़की होने वाला है। क्या होगा, लड़की। जब लड़की का जन्म होता है, देखो यहाँ पर जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र जब आपस में मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है। ऐसा जैसे इसका अपोजिट, जब स्त्री का X गुणसूत्र क्या बोलेंगे, महिला पुरुष का Y गुणसूत्र जब मिलता है, Y गुणसूत्र क्या बोलता है, एक लड़का का पैदा होता है। क्या इसका, एक लड़का का पैदा होता है, लड़का का जन्म होता है। यहाँ दिया हुआ है कि जब तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष के Y गुणसूत्र का जब जुड़ता है तो एक लड़के का जन्म होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ तक। तो एक बार देखो यहाँ पर दिया हुआ, इसका लिख लीजिएगा फटाफट, यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं एक बार। और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, वीडियो को अंत तक देख लिए होंगे तो सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर से दूसरे दोस्तों को एग्जाम में सहायता मिल सकता है, बहुत हेल्प मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वंदे मातरम, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वंदे मातरम।